नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे 3 विधेयकों की जो आज संसद में पेश किए गए हैं गृहमंत्री अमित शाह की ओर से, जिस पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को पद से हटाने का एक कानून बनाने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने इसी को लेकर संसद में बिल पेश किया और लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा इसको लेकर किया है। 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया। 3 कुल विधेयक पेश किए गए हैं। इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और विपक्ष लगातार इस कानून का विरोध कर रहा है। 130वां संविधान संशोधन बिल जो पेश किया गया है और इसके तहत देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इनको अगर 5 साल या उससे ऊपर की सजा का कोई प्रावधान वाला ऐसा कोई भी मामला बनता है जिसमें 30 दिनों तक हिरासत में या जेल में रखा जाता है, तो फिर देखिए कानून के तहत 31वें दिन खुद ही ये मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री हो, ये अपने पद से हटाए हुए माने जाएंगे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। तो देखिए, ये आज बिल पेश किया गया है, लेकिन इस पर विपक्ष का रिएक्शन भी सामने आया है। तमाम विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस बिल stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152, 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of 3 bills, sir. Thank you. मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग महाराष्ट्र में, जिनको लेकर डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए।
और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचाता। तो देखिए, अलग अलग विपक्षी नेताओं के जो बयान है वो भी सामने आए हैं, रिएक्शंस इसमें लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं पर विपक्ष जोरदार तरीके से इन विधेयकों का विरोध कर रहा है। आपने देखा किस तरह से लोकसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला है। और ये देखिए, जिस तरह से 130वां संशोधन विधेयक संविधान का पेश किया गया है, और जोरदार हंगामा इसलिए क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और जिसको भी चाहेगी सरकार उसको अपने पद से हटा देगी, चाहे मंत्री हो, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो। चलिए इसी पर बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं प्रमोद मिश्रा जी आप ही से करना चाहूंगा। विपक्ष सर आपसे सीधा आरोप लगा रहा है कि आप अगर इस बिल को पास कराते हैं तो आपके पास वो ताकत हो जाएगी कि आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मंत्री को जब चाहें उसको हटा देंगे। आप जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर उनको हटाने का काम करेंगे। ये सीधा सीधा आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। जी नमस्कार सभी को। नहीं, विधेयक है क्या ये? कैसे हटा देंगे? क्या विधेयक है ये? पहले तो उसको समझ लें। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 239 ए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से संबंधित है। अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से संबंधित। अब इसमें क्या है ऐसा? संविधान संशोधन 130वां जो प्रस्तुत किया गया है, विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार विधेयक 2025, क्या है इसमें? इसमें यह है कि कोई ऐसी सजा जिसमें 5 साल से ज्यादा का बनता है कि सजा बनती है उनको, और 30 दिन से ज्यादा यदि वो जेल में रह लेते हैं तो 31 में हटाएगा कौन? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटाएंगे, मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटाएंगे, राज्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री स्वयं हटाएंगे। इसमें विपक्ष और प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की क्या मतलब? और सारे राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में तो हमारी अपनी सरकारें। सर उनका ये क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है? केंद्रीय जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग वो लगातार, जैसे कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह का दुरुपयोग कर फंसाया जाएगा और उसके बाद उनको हटाया जाएगा, ये उनका आरोप है। देखिए, लगातार आरोप लगता है। एक ही उनका ये आरोप नहीं है, आप समझिए। उनका ये एक ही राग है, ये आरोप नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। अभी आपने कल देखा CSDS का डेटा आया जिसके आधार पे बड़ा चीख पुकार मच रही थी, वापस लेना पड़ गया संजय जी को वो, और उनको धन्यवाद कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है। तो संवैधानिक संस्थाएं, ये आरोप निराधार भी तो होते हैं। और क्यों इम्यूनिटी चाहिए सांसद को? क्या ये व्यवस्था पहले से नहीं है कि 2 वर्षों से ज्यादा की सजा का यदि प्रावधान हो तो सदस्यता रद्द होगी सदस्यों की? और क्यों इम्यूनिटी चाहिए? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम भ्रष्टाचार के आरोप में रहेंगे और फिर भी सर्वोच्च पद पर आसीन भी रहेंगे? ठीक है, मैं आता हूं प्रमोद जी आपके पास। I have all immunity from the law। ठीक है, मैं संजीव जी के पास जाता हूं। संजीव जी, क्यों इम्यूनिटी चाहिए? वो ये कह रहे हैं कि क्यों इम्यूनिटी चाहिए? तो पहले से ही प्रावधान है कि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर होगी तो वो सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसकी सदस्यता तो जा सकती है। उसके बाद इतना हो हंगामा क्यों किया जा रहा है? और आपने देखा कि इस तरह से संसद में भी जोरदार हंगामा इसको लेकर हो रहा है। मुख्य जो चिंताएं हैं इस बिल को लेकर, वो विपक्ष क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए घिरी हुई है। क्योंकि एक इश्यू डाइवर्ट करने का भी तरीका है कि जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी जी की एक सफल
वोट चोर यात्रा चल रही है, वोट मताधिकार की यात्रा चल रही है, उसको डाइवर्ट करने की भी अब इस पे आ जाते हैं जो 130वां संशोधन कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप जो भ्रष्टाचार करेंगे सरकार काम नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आज जिस सदन में बोल रहे थे वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते थे चक्की पिसिंग को लेकर के, आपने क्या किया? अजीत पवार को आप मुख्यमंत्री बनाते हो, वहां आपका कानून नहीं काम करता क्या? वहां आपकी संस्था काम नहीं करती क्या? और दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा को ले लीजिए, अभी वहां पे आसाम में हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि 3000 एकड़ एक सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया, क्यों दे दिया, कैसे दे दिया? और हेमंत बिश्व शर्मा कितने दूध के धुले हैं, इनके बारे में बता दूं कि दो सीनियर जर्नलिस्ट को, आपको शायद नाम मालूम होगा कि सिद्धार्थ वरदराजन को और करण थापर, वही करण थापर जो नरेंद्र मोदी जी को पानी तक पिला दिया था, नरेंद्र मोदी स्टूडियो छोड़ के चले गए थे जब वो मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे। वो इस तरह की दुश्मनी साधी गई कि देशद्रोह का मुकदमा लाया गया और 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब वो छूटे तो जो अभी नया कानून लाया गया उनके भारतीय दंड संहिता के तहत पता चला उनको फिर 2025 में फिर सम्मन किया गया आसाम पुलिस के द्वारा। तो ये पूरी तरह से आप इस बात को मैं कह रहा हूं कि जो 30 दिन के बाद मुख्यमंत्री को हटा देंगे और इसमें एक सिगुफा और कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री पे होगा। अरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो कितने आरोप लगे, क्या पीएम केयर्स का खुलासा सामने हुआ, क्या काला धन सामने आया, नोटबंदी का काला पैसा कितना, तो बहुत से मुद्दे हैं। इसलिए कि केवल और केवल जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप किसी विपक्षी दल के नेता के खिलाफ, उसका मुख्यमंत्री उसके खिलाफ आप ईडी लगा दीजिए, सीबीआई लगा दीजिए, इनकम टैक्स लगा दीजिए। और हमने देखा कि ईडी की जो उसकी जो मुझे सजा जो होती है 1% के नीचे, तो ईडी जो अपने उनके फैसले का जजमेंट आता है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही रवैया अपना रही है, जो चाहती है कि कहीं से भी कोई पत्रकार या जनहित के लिए समर्पित कोई जनप्रतिनिधि कहीं से आवाज न उठा पाए और किसी न किसी तरह से किसी सरकार को कैसे तोड़ना है, ये इसके लिए कानून आ रहा है। और ये पूरी तरह से उस तानाशाही को लाने का निमंत्रण है। और देखना ये होगा कि ये बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है। 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी 400 पार वाले को नहीं है, 200 पार पे उत्तर प्रदेश की जनता ने हार लिखी। वापस आता हूं मैं सिद्धार्थ शर्मा का रुख करता हूं। ओके वापस आता हूं मैं आपके पास सर। सिद्धार्थ जी, सबसे एक बड़ा एक जो उदाहरण दिया जा रहा है वो आपकी ही पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का दिया जा रहा है, सेंथिल बालाजी का भी दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया, ये तमाम बातें कही गई, जेल से बाहर आए उसके बाद इस्तीफा दिया गया और उसको लेकर भी कहा गया कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सही इसको ठहराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है इस पूरे कानून को और किस तरह क्या विरोध के क्या कारण हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा? जी त्रिपाठी जी, जो उदाहरण आपने दिया, उदाहरण तो मैं दे देता हूं, लेकिन इसका संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि भाजपा सरकार को जनता ने चुना जनता को सुरक्षा और सेवा देने के लिए, जनता को सजा देने के लिए तो नहीं चुना था। आज हमने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर एक निंदनीय रूप से किसी ने हाथापाई कर दी, तथा कथित रूप से वो गुजरात के थे और श्वान प्रेमी थे। जो खुद अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं दे पा रही है भाजपा, और न ही वो जनता को किसी तरह की सेवा दे पा रही है, वो ऊपर से न्यायपालिका के सजा का अधिकार को भी अगर अपने पास हथिया रही है, तो इसका मतलब ही है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। दाल में काला क्या है? दाल में काला ये है कि खुद बैसाखी पर लड़खड़ाते प्रधान जी, ये हताशा, उनके द्वारा ये हताशा दिखाने वाला बिल है जिसे आम आदमी पार्टी सिरे से खारिज करती है, क्योंकि ये अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कैसे है? सत्येंद्र जैन मामला ताजा उदाहरण है। सीबीआई ने 2 साल तक जेल में रखने के बाद कोर्ट में परसों खुद मान लिया कि सबूत नहीं थे, गलती हो गई। अब अगर आपकी गलती हो गई तो आपने तो 2 साल तक किसी बिल्कुल मासूम को अंदर रखा, उसका दंड वो क्यों भुगते? एक और चीज आपको बहुत मजेदार डाटा बताता हूँ। भारत में 199 शरीफ लोगों के ऊपर एक अपराधी होता है। ये खुद मोदी सरकार के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का कहना है कि 140 करोड़ जनता में ना भारत में 70 लाख अपराधी हैं। अब ये बताइए कि सरकार 199 शरीफ लोगों की भलाई करने के बदले एक बदमाश पर ही सारा ध्यान लगा देगी, तो न्यायपालिका क्या करेगी? जनता न्यायपालिका को तो टैक्स नहीं दे रही है ना, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि स्कूल के मास्टर की क्लास के अच्छे 29 बच्चों की पढ़ाई के लिए नियुक्त थे, या एक नटखट बच्चे को टाइट करने में पूरा टाइम लगा देंगे, तब तो बाकी के 29 पढ़ाकू बच्चे क्या करेंगे? वो भी फेल होने लगेंगे, क्योंकि उनकी उन 29 लोगों की
पढ़ाई पर तो मास्टर जी का ध्यान ही नहीं है। दूसरी एक बहुत रोचक बात बताता हूँ, तमिलनाडु एक राज्य है जहां पर बीजेपी के शून्य है, बीजेपी के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इस कानून के अंतर्गत तमिलनाडु के किसी थाने में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए, और क्योंकि पुलिस तमिलनाडु की है, तमिलनाडु में भाजपा नहीं है, 30 दिन के लिए वो एफआईआर रह जाएगी, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री वो इस्तीफा दे देंगे? अरे महाराज, इसी भारत के प्रधानमंत्री को 15 साल पहले अमेरिका ने अपने यहाँ आने से वीजा मना किया था, लेकिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो जब तक वो प्रधानमंत्री है तब तक उनको प्रधानमंत्री की इज्जत दी जाती है। जनता ने अगर किसी को चुना है तो जनता की तो इज्जत रखिए, जनता की भी इज्जत नहीं रखेंगे, इसका मतलब ही ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अगर किसी को जेल में ही डालना चाहते हैं तो हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी ईडी केस है। केवल क्योंकि आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया है तो वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जिसको चाहिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लीजिए, 30 दिन तक अंदर रखिए और उनको बिल्कुल तमाम सवालों का जवाब मैं भाजपा। ओके, मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन चंचल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र यादव को हमने सुना, संसद में जोरदार तरीके से उन्होंने इस बिल का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करने वाला है, और ये पूरी पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से वो इस बिल का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इन तीनों बिलों को लेकर, क्यों विरोध किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा? देखिए शांतनु जी, सबसे पहली बात तो ये कि पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार अलोकतांत्रिक है, और बीजेपी के लोग लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का लोकतंत्र को जो है चोट पहुंचाई जाए, और ये लगातार इनका प्रयास ये है, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। आपने देखा होगा जब से ये पीडीए की ताकत का इनको एहसास हो गया है उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और ये बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जाए। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कानून की बात कर रहे हैं, अगर ये सोचिए, अगर आज आदरणीय गृह मंत्री जी की बात करें, आपको याद होगा गुजरात के ही कोर्ट ने फैसला दिया था कि गुजरात राज्य में रह नहीं सकती है। जो व्यक्ति खुद मतलब किसी प्रदेश से मतलब जो तड़ी पार किया गया हो, आज सोचिए वो आज हमारे लोकतंत्र की ही ताकत है कि आज वो यहाँ पे गृह मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन आज वो क्या काम कर रहे हैं, आज जनता के सामने जो काम कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार, पूरी तरीके से ये अलोकतांत्रिक है, और इस सरकार को इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से इसको रोकना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो कई सारे एग्जाम्पल हैं, अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की चर्चा हुई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, आपने ध्यान दिया होगा। कंपनियों ने चंदा दो धंधा लो का नारा चला। आप बताओ कितनी कंपनियों को, कितने फ्रॉड लोगों से, कितने लोग जेल में थे, उनकी कंपनियों ने चंदा दिया, उनको जेल से बाहर किया गया। ये कौन नहीं देखा और ये कौन नहीं जानता है ये? अगर आप बात करो आज के समय भ्रष्टाचार की, तो सारे के सारे जिनके नाम खुद प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने नाम लिए भ्रष्टाचार को लेकर के, उनको आज बीजेपी ने मिला लिया गया। सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ बकायदा वाटर स्कैम घोटाले के लिए आपने देखा होगा कितने बकायदा बुकलेट जारी किया था इन्होंने। तो ये एक दो उदाहरण नहीं है, अभी आपने देखा होगा आदर्श सोसाइटी घोटाला अशोक चौहान जी को, तो ठीक है ना चंचल जी, लेकिन ये कानून अगर अस्तित्व में आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट नाम की भी कोई चीज है ना सर, वो वहां से देखिए किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर ये कानून कहीं ना कहीं अस्तित्व में होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आप ही ने आरोप लगाए हैं, सरकार के कई मंत्री हैं जिनके खिलाफ, मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं, लेकिन मैं जवाब लेता हूं एक बार। एक सेकंड शांतनु भाई, एक सेकंड 10 सेकंड जी अभी एक एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे जो अभी सत्येंद्र जैन का 2 साल बाद जो है वहां पे कोर्ट में जो है इनकी ईडी ने कोई साबित नहीं कर पाई। मैं उसी का जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ 2 साल बाद सोचो ना, अब बताओ न्याय मिला क्या? सिद्धार्थ जी ने उसका जिक्र किया। मैं चंचल जी मैं जवाब ले लेता हूं प्रमोद जी से। प्रमोद जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए सत्येंद्र जैन का जो पूरा मामला था 2 साल तक उनको जेल में रखा, अब अगर ये कानून होता आप सोचिए तो 30 दिन तक जेल में रखने के बाद उनको तो मंत्री पद से हटा ही दिया जाता। शांतनु भाई, लेकिन इसी में एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिए 10 सेकंड के लिए। आपको याद होगा आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, आपने देखा होगा, मैं उस पर भी बात जेल में डाला गया है। साथ ही प्रमोद जी, ओके सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा चंचल जी। प्रमोद जी उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर किसी राज्य में, मान लीजिए तमिलनाडु में, अगर कोई एफआईआर प्रधानमंत्री के खिलाफ होती है तो क्या 30 दिन में पुलिस जो है उनको गिरफ्तार अगर करती है तो 30 दिन में उनको पद से हटाया जा सकता है। एक राज्य में प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है, वो ये एक तो सत्येंद्र जैन का मामला, साथ ही ये इस तरह का मामला, और साथ ही 30 दिन तक हिरासत में रखना, अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? हाँ
तो फिर जो पहले आपकी बात का जवाब दे दें, या पहले जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे सर, वक्त की कमी है, आप सभी का एक साथ में जवाब दे दीजिए। तो ठीक है, मैं जल्दी से बोल देता हूँ। तो चंचल भाई लेट आए। चंचल भाई के आने से पहले भी मैंने कहा था कि ये 2 वर्ष की व्यवस्था तो संसद एवं विधानसभा सदस्यों के लिए भी पहले से ही है। तो चंचल भाई का ध्यान उधर आकर्षण कराना चाहूंगा। दूसरा, संजीव जी बोल रहे थे राहुल गांधी जी की बड़ी सफल यात्रा हुई। सफल यात्रा का तो प्रभाव सबने देखा कि एक महिला को बुला करके कह दिया, महिला ने कहा कि हमारे यहाँ 6 लोग जो मतदाता सूची में नहीं है। बाद में उस महिला ने कह दिया कि भैया हमें तो बुलाया गया था पैसा दे करके, मुझे कहा गया था ये कहना है, तो ये कह दिया उन्होंने। तो और संजीव जी ने सबकी बात कर ली, लालू जी की बात नहीं की, हेमंत सोरेन की बात नहीं का उदाहरण नहीं दिया, केजरीवाल जी का उदाहरण नहीं दिया सबका। दूसरी बात, अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ जी। क्या है इसमें व्यवस्था? पहली बात तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, प्रोस्पेक्टिवली है। दूसरी बात है कि कानूनी व्यवस्था में क्या है कि भाई आरोप सिद्ध यदि नहीं होते तो पुनः उसको रिस्टोर किया जा सकता है। पढ़ तो लेना चाहिए, पढ़ तो ले, पढ़ना नहीं है तो कुछ भी बिना पढ़े लिखे आकर के कह देना, वो तो ठीक बात नहीं है। भाई क्यों इम्यूनिटी चाहिए? अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, या शायद सिद्धार्थ जी कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता ही कह रहे थे कि इस कानून से जनता प्रभावित होगी। अरे भाई, जनता नहीं, वो जनप्रतिनिधि जो पथभ्रष्ट हो गए हैं या हो जाते हैं, वो जरूर प्रभावित होंगे। जो जनता के हित के लिए तो चुने गए, लेकिन जनता के हित के चुने जाने के का नारा देकर के आते हैं और पथभ्रष्ट होकर के और अपने प्रयोजन में लग जाते हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए उच्चतम आदर्श स्थापित करें, ये मानक नहीं होने चाहिए? क्या वो कानून से उनकी इम्यूनिटी होनी चाहिए? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन प्रमोद जी, अब मैं सत्येंद्र जैन वाले मुद्दे पर आता हूं। मान लीजिए आपने कहा कि देखिए उसको रिस्टोर किया जा सकता है अगर किसी को पद से हटाया गया है। 2 साल तक वो आदमी जेल में रहता है, उसके बाद कहते हैं सबूत नहीं मिला। आप मान लीजिए कि 30 दिन के बाद उनको पद से हटाया गया, 2 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुए, तो 2 साल तक पब्लिक को तो भोगना पड़ेगा ना सर, उनकी जगह पे किसी और को बनाया जाएगा। ये तो एक तरह से खिलवाड़ हुआ ना। तो अगर मान लीजिए उनकी जगह पे कोई योग्य व्यक्ति बन जाता है तो क्या बुराई है? पार्टी को थोड़ी दीवार कर दे रहा है कि चूंकि इस पार्टी के थे तो वो पार्टी की सत्ता से गायब हो गई। पार्टी थोड़ी गायब हो जा रही है, किसी और को भी मौका दे सकते हैं। ठीक है, आपकी वक्त की कमी है। प्रमोद जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तीनों संशोधन विधेयक, माफ कीजिएगा सर, अब वक्त की कमी है, आगे किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तीनों संशोधन विधेयक का जो कहीं ना कहीं विरोध जो है वो लोकसभा में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भारत का सर्व